नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले एक सवाल आपसे, अगर आप ऑपरेशन थिएटर, ब्लड टेस्ट, वेंटिलेटर, हार्ट अटैक, सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई, ब्लड प्रेशर जैसे शब्द सुनेंगे या पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे? शायद आप यही सोचेंगे कि डॉक्टर्स या मरीज से जुड़ी बातचीत हो रही है, कोई बीमार है, किसी का इलाज होना है। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि ये डॉक्टर और मरीज से जुड़ी बातचीत नहीं बल्कि आतंकवादियों का शब्दकोश है, जब डॉक्टर आतंकी बन जाए तो फिर वो आतंकवाद के लिए जो कोडवर्ड्स इस्तेमाल करता है उसे ही हम आतंकवादियों का शब्दकोश कह रहे हैं। हैरानी होगी आपको। आज हम आपको पढ़े लिखे आतंकवादियों के कोड वर्ड्स बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों शिक्षित आतंकी ग्राउंड लेवल आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की प्रयोगशाला आखिर कैसे बन गई। जिस वक्त भारत टेरर मॉड्यूल को खत्म करने में लगा है, उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है आज आपको यह भी दिखाते हैं। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है, 1,500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में एक ही चर्चा हो रही है कि भारत इस बार पाकिस्तान में कितने अंदर तक घुसकर मारेगा। दिखाएंगे आपको पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चल रहा है। इसके बाद आपको भारत और अमेरिका के बीच हुई एक विशेष डिफेंस डील के बारे में बताएंगे। भारत और अमेरिका के बीच 824 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें अमेरिका भारत को अपनी सबसे खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन देने वाला है और उसके अलावा वो जीपीएस गाइडेड तोप के गोले भी भारत को देने वाला है। बीते दिन हमने आपको बताया था कैसे मेजर नॉन नेटो एलाई के तौर पर सऊदी अरब को अमेरिका ने स्वीकारा, ट्रंप ने जो किया है। लेकिन इन सब के बीच भारत के साथ अब जो ये रक्षा समझौता हो रहा है, इसके सही मायने आपको बताएंगे। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास क्या खबर है? आज मैं दिल्ली में एक 16 साल के छात्र की आत्महत्या की घटना के बारे में बताऊंगी। उसने अपने सुसाइड नोट में शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छात्र को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए किसने मजबूर किया। ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे से करना चाहते हैं और यह खुलासा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब आतंकवाद ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है। कल्पना कीजिए आपके आसपास कुछ डॉक्टर्स बैठे हों, वो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, उनकी बातों में बार बार ऑपरेशन थिएटर, ब्लड टेस्ट, वेंटिलेटर, हार्ट अटैक, सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई, ब्लड प्रेशर, बीपी जैसे शब्दों का जिक्र आता है। क्या आप उन पर जरा सा भी शक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको यही लगेगा कि डॉक्टर्स के लिए तो यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, भाई मरीजों की बात कर रहे हैं आपस में, पेशेंट्स का कैसे इलाज करना है, किसके साथ क्या समस्या है, और आप इन बातों को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अब दिल्ली धमाकों की जांच में एक नया खुलासा हुआ है और यह पता चला है कि इस साजिश में शामिल तमाम डॉक्टर्स इन शब्दों का इस्तेमाल आतंकी हमले के कोडवर्ड के रूप में कर रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ शब्द दिखाना चाहती हूं जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, वहां पर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये डॉक्टर्स जिनको इन शब्दों का इस्तेमाल करना था किसी की भलाई के लिए, किसी के फायदे के लिए, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को जब विस्फोटक या बॉम्ब फैक्ट्री का जिक्र करना होता था तो वो क्या कहते थे? ऑपरेशन थिएटर। इसका अर्थ है बॉम्ब फैक्ट्री। ये डॉक्टर उमर मोहम्मद के जो बातचीत से निकली है जानकारी, वो आपको बता रहे हैं। वो इसके लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल करते थे। और ब्लड टेस्ट, जब कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट कहता था तो इसका मतलब होता था फिदायीन की भर्ती या उसकी ट्रेनिंग कहां तक पहुंची है। ब्लड टेस्ट बताओ कहां तक, मतलब ब्लड टेस्ट में ही पता चलेगा ना कि कैसी परफॉर्मेंस है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। अरे जिन शब्दों से इलाज होना था इंसानों का, वैसे ही इंसानों की जान लेने के लिए इन शब्दों को कोडवर्ड बना दिया इन हैवानों ने। फिदायीन की भर्ती के लिए ब्लड टेस्ट की बात होती थी, उसका ट्रेनिंग कहां तक। अब बातचीत में वेंटिलेटर शब्द आता था तो इसका मतलब होता था आतंकी हमले का टारगेट क्या है। ये देखिए, जो टारगेट आतंकी हमले का टारगेट सेट किया जाता था, जूम इन कीजिए, दिखाइए, उसका मतलब होता था आतंकी हमले का टारगेट जब बोलना है तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इस शब्द का कि वेंटिलेटर कहां है, वेंटिलेटर पर कहां करना है।
तो उससे पता चलता था कि टारगेट जो है आतंकी का हार्ट अटैक। आप सोचिए, मतलब जो गले पर ये स्टेथोस्कोप लगाता है उसके लिए हार्ट अटैक माने एक ऐसा सिचुएशन जहां पर उसको अपने मरीज की जी जान से जान बचानी है, पूरी ताकत झोंकनी है। हार्ट अटैक कहने का मतलब इन जो आतंक के आरोपी हैं उनके लिए डॉक्टर फिदायीन हमले के बारे में बात करना होता था। फिदायीन हमला को ये लोग आपस में कोड वर्ड में हार्ट अटैक कहते थे। हार्ट अटैक के लिए कोई खबर आई क्या? यानी फिदायीन हमले तैयार करने वाला, किसी फिदायीन को तैयार करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है। लगातार इसीलिए हार्ट अटैक यानी फिदायीन हमले पर वीडियो बनाता था ये डॉक्टर और उसको डालता था ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको वो फिदायीन के लिए भड़का सके। अंत में जब कुछ नहीं काम आया तो खुद करने के लिए तैयार हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद। सर्जरी का मतलब होता था सीरियल बॉम्ब धमाका। इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, हमें अब सर्जरी करनी चाहिए। इस तरह से सीरियल बॉम्ब धमाके का इस्तेमाल होता था क्योंकि इनकी प्लानिंग भी यही थी कि अलग अलग जगहों पर गाड़ियों से इस तरह से भारी तादाद में जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनको लेकर हर जगह धमाका कर दिया जाएगा गाड़ी से। सीरियल बम धमाका यानी सर्जरी का टाइम आ गया है। सर्जरी के लिए तैयारी कहां पहुंची है? सर्जरी, सीरियल बॉम्ब धमाका। मेडिकल ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट का मतलब होता था जिहाद का काम करना। क्या ट्रीटमेंट के लिए कुछ और लोग शामिल हुए? क्या उसका सही ट्रीटमेंट चल रहा है? मतलब जिहाद के काम में कौन कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है जिहाद का काम। जब कोई डॉक्टर दवाई या मेडिसिन बोलता था तो इसका मतलब देश की राजधानी दिल्ली से होता था कि इस बार तो सीधा दवाई ही देनी पड़ेगी, यानी दिल्ली पर हमला करना पड़ेगा। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, दवा मतलब एक ऐसी चीज जो स्टेथोस्कोप पहनने वाले किसी भी डॉक्टर के लिए इससे बड़ी चीज क्या है? कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लेकिन वही जिंदगी बचाते हैं या जिंदगी लेते हैं। और उन दवाइयों के जरिए, उन केमिकल कॉम्पोजिशंस के जरिए एक डॉक्टर किसी मरते हुए व्यक्ति को बचा सकता है। उस दवाई शब्द का इस्तेमाल दिल्ली को टारगेट बनाने के लिए। और ब्लड प्रेशर का मतलब होता था विस्फोटक की खेप। ब्लड प्रेशर कहां है बताइए? विस्फोटक की खेप, जिससे पता चलता था उसके लिए ब्लड प्रेशर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब जबकि तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं तब ये जानकारियां सामने आ रही है। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि दिल्ली धमाके से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद के बीच कोडवर्ड में बातचीत हुई थी, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद ने डॉक्टर उमर मोहम्मद से कहा था कि तुम दवा लेना मत भूलना। इसका मतलब यह था कि दिल्ली में हमला करना है। जवाब में डॉक्टर उमर मोहम्मद कहता है कि सर्जरी की पूरी तैयारी है, यानी सीरियल धमाके की पूरी तैयारी है। और ये जानकारी दोनों ने आपस में बात की थी। मुझे लगता है कि फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। सोचिए, ये देखिए, कोडवर्ड में ही ये बातचीत हुई थी, लेकिन कोडवर्ड का मतलब क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है पुलिस तफ्तीश में आ रही है, क्योंकि दवा लेना मत भूलना और इधर से कहा जा रहा है सर्जरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोचिए, इन डॉक्टर्स ने अपनी पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग कैसे किया। किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ। अगर इनकी जगह कोई और होता और उन लोगों ने हजारों किलो विस्फोटक अलग अलग ठिकानों पर छिपा कर रखा होता और संवेदनशील इलाकों की रेकी की होती तो वो कब के पकड़े जाते। लेकिन इस मामले में डॉक्टर्स होने की वजह से ये लोग बहुत आसानी से बच गए और इन पर कभी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि ये माना जाता है। सोचिए, अगर आप देखेंगे तो आम लोग तौर पर लोग हर किसी पर भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं। वजह यही है कि वो जीवन बचाता है और भगवान के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो उस डॉक्टर को लोग देते हैं जो जिंदगी बचाता है। लेकिन यहां पर तो बात ही कुछ और थी। और देखिए, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद राठर, ये देखिए, श्रीनगर में जैश के पोस्टर्स लगाने के लिए गिरफ्तार नहीं होता, उसने स्टेरो मॉड्यूल का सच नहीं उगला होता, तो कोई शक नहीं करता ये डॉक्टर्स कभी गिरफ्तार नहीं होते और ना ही जांच एजेंसियां फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच पाती और ना ही ये सारा विस्फोटक पकड़ा जाता। सोचिए, अगले दिन जो धमाका हुआ वो भी वहीं का डॉक्टर उमर मोहम्मद। और उस दिन हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी तैयारी कर रहे थे आपको ये बताने के लिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितना एक्सप्लोजिव जब्त किया गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसी दिन शाम में ये खबर आ जाती है कि उसी में से एक डॉक्टर आकर लाल किले के सामने हमला कर देता है, धमाका कर देता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे आतंकवादी कितने खतरनाक हो सकते हैं, समाज में इनकी पहचान करना कितना मुश्किल हो सकता है।
बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि इस व्हाइट कॉलर आतंकवाद का रिमोट कंट्रोल जिहादियों के हाथों में ही है, जो पाकिस्तान में बैठकर पूरी साजिश रच रहे हैं। इस मामले में भी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं और ये जैश ए मोहम्मद अब भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गया है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से वहां कट्टरपंथियों के अच्छे दिन आ गए हैं और हालत अब यह हो गई है कि अब पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादी और जैश लश्कर के हैंडलर्स बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक आतंकवादी का हमें वीडियो मिला है जिसका नाम है मजहर सईद शाह। ये जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का करीबी माना जाता था और अब ये बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जिहाद करने के नारे लगवा रहा है। हजारों लोगों की रैली है, सामने का हुजूम आपको दिखेगा। ये कह रहा है कि गाजा से कश्मीर तक जिहाद जिंदा है और इस जिहाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एकजुट हैं। बांग्लादेश में यह हुआ और कश्मीर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला ये आतंकवादी कौन है आपको बताते हैं। यह आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इसी तरह के नारे लगवा रहा था। उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश के बिलाल कैंप को नष्ट कर दिया था और इसमें जो आतंकवादी मारा गया था उसके नमाजे जनाजा में इसी आतंकवादी ने वही जहर उगला था जो अब ये बांग्लादेश जाकर उगल रहा है। ये देखिए, अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रमुख रूप से कुछ बातें समझ में आएंगी। दो बातें। पहली बात, जैश ए मोहम्मद मौलवियों और इमाम की मदद से भारत में डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल खड़ा कर रहा है ताकि इनके जरिए भारत में हमले कराए जा सके और दूसरी तरफ वो बांग्लादेश को भी अपना लॉन्च पैड बना रहा है ताकि बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकवादी भेजकर नई साजिश रची जा सके। अब भारत को सावधान रहना होगा, भारत को यह समझना होगा और भारत के नेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति को आड़े आने नहीं दे सकते। ये नाजुक घड़ी है और इस मामले की गंभीरता को समझना होगा। ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये कोई काल्पनिक या एआई वीडियोस नहीं है। ये बांग्लादेश में जाकर वही जिहादी बोल रहा है जो पाकिस्तान परस्त है और जो भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहा है, पीओके से लेकर बांग्लादेश पहुंचकर। और ये दो फ्रंट्स हैं जहां पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आंखों पे पट्टी बांधना बहुत भारी पड़ सकता है। जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन इतना कुछ कर रहे हैं तब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना एक नया तमाशा लेकर आई है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उस पर दिल्ली हमले का झूठा आरोप लगाकर बहुत जल्द कोई नया हमला कर सकता है। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था। अब देखिए डर कहां पहुंचा है। इस हमले का डर दिखाकर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया। अब तो सर्वे सर्वा वो बन ही चुका है, आजीवन उसकी कायनात वहां पर और उसका जो रुतबा है वो कायम रहने वाला है। तो अब उसने सोचा कि सेना का बजट बढ़ाया जाए, थोड़ा जो पाकिस्तान की गरीब जनता है उसका खून जरा और खींचा जाए और उसी कड़ी में सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया। 180 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं। बीते दिन भी हमने आपको दिखाया था कि उनकी इस वक्त क्या हालत है, बजट की क्या हालत है और उसी कड़ी में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है। वर्ष 2025 के लिए 19,377 करोड़ कर लिया है, जो कि वृद्धि के बाद अब पहुंच जाएगा 80,965 करोड़। जो वृद्धि है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पाकिस्तान और आसिम मुनीर एक बार फिर से अपनी आम जनता के लिए तो कुछ करना नहीं चाहता है। उनका खून नोच नोच कर एक तरह से जो स्थिति वो रक्षा बजट अपना बढ़ाई जा रहा है उससे ये वॉर मॉन्गरिंग यानी लोगों में ये दहशत फैला रहे हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से वहां आतंकवादी हमला हुआ है तो हम पर हमला हो सकता है और ऐसी नाजुक घड़ी में हमको अपना रक्षा बजट बढ़ाना ही होगा। हालांकि बजट बढ़ाकर भी पाकिस्तान कहां है, हमसे बहुत पीछे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट किसी का है तो वो भारत का है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान 38वें नंबर पर है, 38। भारत चौथे नंबर पर लगभग हम 6 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च करते हैं और वहीं पाकिस्तान जो है वो 38वें स्थान पर है। पाकिस्तान से 8.5 गुना ज्यादा हम खर्च करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है अमेरिका जो कि 78 करोड़ 94 लाख है। उसके बाद है चाइना जो कि 23 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करते हैं। 11 लाख करोड़ जो है वो देखिए आप खर्च कर रहा है रूस और लगभग 6 लाख करोड़ भारत और वैसे ही लगभग 7 लाख करोड़ जो है वो सऊदी अरब खर्च करता है। भारत से थोड़ा सा पीछे है वो। तो कुल मिलाकर 78 लाख करोड़ अगर अमेरिका खर्च कर रहा है, 23 लाख करोड़ चाइना कर रहा है, रशिया कर रहा है 11 लाख करोड़, भारत लगभग 6 लाख करोड़ कर रहा है।
तो वहीं आप पाकिस्तान की हालत देखिए, 8.5 गुना उनसे ज्यादा है, वो 38वें नंबर पर है। अब यही बताता है कि पाकिस्तान सोचता क्या है, क्या वो दिखाता है और क्या उसकी असल स्थिति है। और आसिम मुनीर को इसी बहाने एक मौका मिल गया है जहां वो सोच रहा है कि थोड़ा और बजट सेना का बढ़ा लिया जाए, वही पैसा जिसको इधर उधर हमेशा खाने में सेना के लोगों की वहां पर रुचि रहती है। ये चर्चा हमेशा पाकिस्तान में होती है कि जो बड़े बड़े वहां पर अफसर हैं सेना में, उनके आलिशान बंगले अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि उनसे ज्यादा भ्रष्ट, पाकिस्तान सेना से ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। वैसे भले पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में दिन भर इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार भारतीय सेना पाकिस्तान में कितना अंदर तक घुस कर मारेगी। सुनिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपको बीते दिन से कि कुछ डर अच्छा होता है, ये डर अच्छा है, डर कर रहे हैं। कैपेबिलिटी, वो लेडी कह रही थी, कैपेबिलिटी की बात कर रही थी, तो कैपेबिलिटी तो समझ में आ गई है किसकी कितनी है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुस कर मारा था। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने 60 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था। आपने एक साहब को सुना ना जो कह रहे थे मेरी तो टांगे हिल रही हैं, कांप रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था, और अब पाकिस्तान का मीडिया यह सोच रहा है कि इस बार हमला हुआ तो भारत कितना अंदर घुसकर मारेगा। सवाल यह भी है कि अगर वहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता जीत बताकर जश्न भी मनाने लगे, तमाम आतंकी सड़कों पर निकले जश्न मनाने, लेकिन जनता तो अंदर अंदर जानती है कि उनकी क्या हालत है, और जनता शायद खुलकर उनके सामने ना बोल पाए, लेकिन उनके अंदर जो खौफ है वो साफ दिख रहा है। वैसे ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि हमारे लिए सबसे मुश्किल यह है कि हम भारत में छिपे इन दुश्मनों का सफाया कैसे करेंगे, उनकी पहचान कैसे करें, जो सफेद पोश बनकर, गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर हमारे मेडिकल कॉलेजेस में घूम रहे हैं। अभी पता नहीं है कितने हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में अगर इस तरह से एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, ट्रांस स्टेट्स, अलग अलग शहरों में उनकी ये साजिश थी कि गाड़ियां एक साथ निकलेंगी और वो सभी गाड़ियां अलग अलग जगहों पर लगातार धमाके करेंगी। तो सोचिए, इनको कैसे पहचानेंगे, इनको कैसे ढूंढ निकालेंगे। यही है हमारा चैलेंज। जो लोग इस देश के नागरिक हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, इस देश के पैसों से पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, अगर वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो ऐसे लोगों को कैसे रोकना है, ये हमारा चैलेंज है। आज ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के चर्चित अखबार कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा मारा है। कितने दफ्तर, कितने अस्पताल, कितनी यूनिवर्सिटी, यह है हमारा सवाल। आपको यकीन नहीं होगा कि इस छापेमारी में जांच टीम को AK-47 राइफल्स के कारतूस, पिस्टल की गोलियां, हैंड ग्रेनेड के पिन बरामद किए हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि एक मीडिया संस्थान में इन कारतूसों से क्या किया जा रहा था। देखिए। कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर से यहाँ जम्मू के रेजिडेंसी रोड इलाके में जो AK-47 राइफल की कार्ट्रिजेस मिली हैं, पिस्टल की कार्ट्रिजेस मिली हैं, और इससे कहीं ना कहीं इस इलाके में हड़कंप मच गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे कंप्यूटर्स हो, दूसरे उपकरण हो, उनकी जांच चल रही है। और ये जो कार्यालय है, समूचे इस कार्यालय की छानबीन चल रही है, कागजात देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एजेंसियां जो हैं अब आतंकवादियों के समर्थकों पर शिकंजा कस रही है। आतंकवादियों के जो समर्थक हैं उन तत्वों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। देखिए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर टाइम्स के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है। आतंकवादी गतिविधियों में उसकी भूमिका को संदिग्ध बताया है, जबकि कश्मीर टाइम्स ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। इस अखबार के एडिटर्स प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन का कहना है कि ये कार्रवाई सिर्फ उन्हें डराने के लिए की जा रही है, लेकिन ये सब भी साफ नहीं है कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में AK-47 राइफल के कारतूस, पिस्टल की गोलियां, हैंड ग्रेनेड के पिन कहां से आए। ये पूरा मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि इससे पहले अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। और पता है ये राइफल किसकी थी? ये राइफल इस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहे डॉक्टर आदिल अहमद राठर की थी, जो जैश ए मोहम्मद का पोस्टर्स लगा रहा था और जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही उसने डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का नाम लिया। और जब वो सच उगलने लगा तो उसके बाद से एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने लगी।
ये AK-47 राइफल जो कॉलेज हॉस्पिटल में वहां पर मिली थी लॉकर में, वो डॉक्टर आदिल अहमद राटर की थी, जिसने डॉक्टर्स के स्टेरॉइड मॉड्यूल का खुलासा किया था गिरफ्तारी के बाद, और इसके बाद ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तारियां शुरू हुई। यहां समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में घूम फिर कर बार बार अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है, और हम भी शुरुआत से कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस यूनिवर्सिटी में आतंकी हमले की साजिश रची जाए और किसी को कुछ पता ही नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 नवंबर से पहले क्या क्या हो रहा था, जिससे पूरे घटनाक्रम को आप समझेंगे। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उसका जवाब भी आपको इसी से मिलेगा। NIA को आशंका है कि इस यूनिवर्सिटी और के जो डॉक्टर्स हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, उनको मिलाकर कुल 200 लोग संदिग्ध हैं। ये देखिए 200 लोग, बीच में डॉक्टर, छात्र, कर्मचारी समेत 200 लोग संदिग्ध हैं। अब पूरा जो शक है वो इस यूनिवर्सिटी पर गहराता चला जा रहा है कि आखिर 200 लोगों को अगर संदिग्ध समझकर उनसे पूछताछ की जा रही है, तो आप सोचिए कि देश के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश इस तरह की यूनिवर्सिटी में रची जा रही थी। उसकी वेबसाइट पर भी शुरुआती दौर में, हालांकि बाद में उसको हैक करके हटा दिया गया, लेकिन धार्मिक नारे लिखे हुए थे। इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 200 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा टेरर मॉड्यूल हो सकता है। भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक साथ एक ही संस्थान के इतने लोग कट्टरपंथ की तरफ चले गए और उन्होंने इसी देश के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारियों पर इस साजिश में शामिल होने का शक गहरा होता चला जा रहा है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, NIA पूछताछ कर रही है, गिरफ्तारियां हुई है। अब आप ये देखिए कि 10 नवंबर के हमले से पहले इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ सामान्य था। किसी को पता चल रहा था? उस वक्त अगर कोई उंगली भी उठा देता तो अनेकों सवाल उठ जाते कि आखिर कैसे इस यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह भारत में लोकतंत्र का अपमान है, यह लोगों की धार्मिक आजादी पर आघात है, तरह तरह के आरोप लगते हैं। अब आप ये देखिए, वाकई मतलब 10 नवंबर के पहले जब तक वो डॉक्टर आदिल श्रीनगर में नहीं पकड़ा गया, उसने डॉक्टर मुजम्मिल का और इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, सब कुछ सामान्य था। ये लोग स्टेथोस्कोप पहनते थे, व्हाइट कोट पहनते थे, हॉस्पिटल पहुंचते थे। और देखिए पिछले महीने की 31 तारीख तक इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 2900 किलो विस्फोटक 2 अलग अलग गांवों में छिपा कर रखा हुआ था। यह भी दावा है कि जो छात्र डॉक्टर उमर मोहम्मद के संपर्क में थे, उन्हें भी इस विस्फोटक के बारे में जानकारी थी और डॉक्टर उमर मोहम्मद को लगता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान मुजम्मिल गनई भी लगातार नाइट शिफ्ट में काम करता था और आसपास के लोग उसे एक अच्छा डॉक्टर मानते थे। किसी को नहीं लगता था कि वो एक आतंकवादी हो सकता है। नवंबर के पहले हफ्ते में जब नौगांव का मौलवी इरफान अहमद गिरफ्तार हुआ, तब अल फलाह यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा। इन डॉक्टर्स के बीच ये चर्चा शुरू हुई कि वो विस्फोटक को कहां छिपाएंगे। हालांकि इस दौरान फिदायीन हमला करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद को यही लग रहा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंचेगी और डॉक्टर होने के कारण वो आसानी से बच जाएगा। लेकिन 7 नवंबर को जब सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राठर गिरफ्तार हुआ, उसके बाद ही गोपनीय तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ ये वीडियो दिखा दीजिए। तब इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े तमाम डॉक्टर्स, छात्र, कर्मचारी चौकन्ने हो गए और उन्होंने एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर दिया। सबको लगा कि अब तो बस अपने अपने कोने में घुस जाओ, चुप हो जाओ। हालांकि यहां अभी ये नहीं पता चला है कि 10 नवंबर को डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जब फिदायीन हमला किया, तब इसके बारे में आरोपी डॉक्टर्स, छात्रों, कर्मचारियों को जानकारी थी या फिर नहीं थी, और यही अब जांच का विषय है। अब आपको फरीदाबाद का वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जिसमें इन डॉक्टर्स ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक गांव में विस्फोटक छिपा कर रखा था। पुलिस ने यहां छापा मारकर इस विस्फोटक को जब्त कर लिया था। यह पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, तो देखा आपने, जिन बोरियों में ये विस्फोटक रखा गया था वो बोरियां किस कंपनी की हैं। इन बोरियों पर यह लिखा है कि ये NPK फर्टिलाइजर है, जिसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम खाद कहते हैं, और इन पर 2 कंपनियों का नाम है। इनमें कुछ बोरियों पर उत्तम रिचार्ज सीरीज लिखा है और ये बोरियां जिस कंपनी की हैं उसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के शाहीन बाग के पास जसोला इलाके में है, जबकि रजिस्टर्ड ऑफिस राजस्थान के कोटा में है।
बाकी बोरियों पर श्रीराम प्रबल लिखा है और ये खाद की बोरियां हैं। जिस कंपनी की है उसका नाम है DCM श्रीराम लिमिटेड और इस कंपनी का दफ्तर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। अब ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खाद मेवात से खरीदी गई थी और हो सकता है कि इन डॉक्टर्स की इसमें मदद की गई हो और इसमें बाकी लोग भी शामिल हो। इन बातों से इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गई थी। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस यूनिवर्सिटी का नाम आतंकवादियों से जुड़ा है, अब तो तहे खुल रही हैं, बात सामने आ रही है। साल 2007 की बात है जब गोरखपुर में बम धमाका हुआ था, उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उसके बाद साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए। तब इनमें एक आतंकी का नाम प्रमुखता से आया था, नाम था मिर्जा शादाब बेग। उस वक्त जब जांच हुई तो पुलिस को इस आतंकी का एक हॉस्टल पास मिला जो अल फलाह के इंजीनियरिंग कॉलेज का था और ये पास जो है हम आपको दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि आतंकी मिर्जा शादाब बेग अल फलाह यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, जो बाद में पाकिस्तान फरार हो गया और फिर आईसिस में भर्ती तक हो गया। इससे यह भी पता चलता है कि आतंकी गतिविधियों में इस यूनिवर्सिटी की भूमिका संदिग्ध रही है और तब भी यूनिवर्सिटी आतंकी डॉक्टर्स के लिए उनका सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईडी ने इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर 415 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और यह कहा कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने झूठे दावे करके छात्रों की फीस से 415 करोड़ रुपए कमाए और इन पैसों को अलग अलग मकसद से इस्तेमाल किया। 415 करोड़। यह भी आरोप है कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने साल 2012 में तरबिया नाम से एक फाउंडेशन बनाया था जिसे दिल्ली में शमशान घाट की जमीन पर रजिस्टर्ड किया गया है और इस फाउंडेशन के जरिए विदेशों से फंडिंग लेने के भी आरोप लग रहे हैं और अब यह मामला बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अगर हमारे देश में ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं और उन पर कट्टरपंथियों ने अपना कब्जा किया हुआ है और वो सफेद पोश लोग आराम से घूम रहे हैं, सामान्य जिंदगियां जी रहे हैं, किसी को उन पर शक नहीं है, कोई उंगली उठाने को तैयार नहीं है, पैसे का ऐसा खेल चल रहा है कि सब लोग चुपचाप अपनी अपनी तरफ अपने अपने रास्ते चलते रहते हैं, तो आम लोग इनसे कैसे बचेंगे? क्या ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है? पढ़े लिखे आतंकवादी देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट से में भी चर्चा हुई। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जिसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत को शर्जिल इमाम के भड़काऊ भाषण सुनाए और इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन जाते हैं तब वो ग्राउंड लेवल के आतंकवादियों से भी खतरनाक हो जाते हैं और ये बात वाकई सही है। जब शिक्षित लोग जिनको तमाम मौके इस देश में मिले वो जब धार्मिक कट्टरपंथ की तरफ जाते हैं तो इससे समाज गुमराह होता है। आतंकवाद अपना सबसे खतरनाक रूप ले लेता है क्योंकि ये जब अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी हमने आपको सुनाई थी ना डॉक्टर उमर मोहम्मद की, फर्राटेदार अंग्रेजी में जो नई युवा पीढ़ी है उनसे अपील कर रहा था, उनको फिदायीन हमले सही ठहरा रहा था, सुसाइडल अटैक्स। एक अमीर परिवार से आने वाले ओसामा बिन लादेन ने जब सिविल इंजीनियर बनने के बाद आतंक की राह पकड़ी तब भी दुनिया में व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खतरनाक माना गया था और अब जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स, पेशेवर लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप उन पर लग रहे हैं तब भी ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से ज्यादा खतरनाक माने जाएंगे। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां यूपी एटीएस अब डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के साथ पूरे राज्य के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की छात्रों की जांच करने वाला है। यूपी एटीएस ने सभी जिलों को एक चिट्ठी जारी की है जिसमें 4 बड़ी बातें लिखी गई हैं। पहली बात, हर जिले में कितने मदरसे हैं, उन मदरसों में कितने मौलवी पढ़ाते हैं, उन्हें चलाने वाले संचालक कौन हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी यूपी एटीएस को दी जाए। दूसरा, इन मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का नाम, उनका पता, दूसरी जानकारियां भी यूपी एटीएस को सौंपनी होंगी। तीसरा, इन मदरसों के मौलवियों और संचालकों के पहचान पत्र, उनका आधार कार्ड, इन सब की जांच होगी। और चौथा, जिन मदरसों के पास सरकार की मान्यता नहीं है उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को अपनी जांच में शामिल कर लिया है और ये मामला बड़ा होता चला जा रहा है। आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस गमछे के बारे में बताते हैं जिसने इस बार बिहार में गर्दा उड़ा दिया।
आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अपना गमछा लहराकर बिहार के लोगों का अभिवादन भी किया और उनका जोश भी बढ़ाया। देखिए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये आज बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहराकर, ये बिहारी पना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे एक नया मुकाम दिया है। बहुत आभार माननीय मंत्री। देखिए, असली नेता वो नहीं होता है जिसके पास बड़ा काफिला हो। असली नेता वो होता है जो खुद को आम लोगों से कनेक्ट कर पाए और जब वो मंच पर खड़ा हो तो सामने की कतार में कितने लोग खड़े हैं, जब वो कनेक्ट करे लोगों से तो उन्हें यह एहसास दिला पाए कि वो अकेले नहीं है और कोई है जो उनके लिए खड़ा है, उनके लिए हर वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को समझते हैं कि आम जनता का नेतृत्व चमकती रोशनी में नहीं बल्कि धूल से भरी उस सड़क पर जन्म लेता है जहां जनता अपने सपनों के साथ चल रही होती है और ये गमछा उसी का प्रतीक है। क्योंकि आज एक बार फिर अगर इन चेहरों पर बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश के साथ विश्वास दिया है तो उस भरोसे की वजह है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद जब तेजस्वी यादव ने आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली तब यह फैसला हुआ था कि आरजेडी के कार्यकर्ता गमछा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गमछा प्रगति का प्रतीक नहीं है और ये पिछड़ेपन का एहसास दिलाता है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आई थी कि जो वो हरे रंग का गमछा लेकर चलते हैं उससे कहीं ऐसी छवि ना जाए कि वो अपना वहां पर बाहुबल दिखा रहे हैं और इसलिए उनको ये सुझाव दिया गया था आरजेडी की तरफ से कि इससे बचे तो बेहतर होगा। उस वक्त इन खबरों को लेकर विवाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यही से गमछे के साथ बिहार की जनता से एक संवाद शुरू किया और आरजेडी को भी लगा कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है। चुनावों की घोषणा से पहले जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली तब उन्होंने गमछे को अपनी रैली का हिस्सा बनाया। लेकिन ये देखिए, आपको तमाम नेता दिख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी भी सफेद गमछे के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गमछे से लेकिन पूरे बिहार को साध लिया है और इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो जब वोटर अधिकार यात्रा निकली थी न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव भी सफेद गमछा लेकर चल रहे हैं। देखिए, जिस वक्त बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तब जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मौन व्रत पर चले गए। हालांकि उनका ये मौन व्रत एक ही दिन का था जो उन्होंने चंपारण के महात्मा गांधी आश्रम में किया और कहा कि वो हार पर आत्मचिंतन कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर ने आत्ममंथन शुरू कर दिया है और इसके लिए वो पश्चिम चंपारण के भितिहरवा के गांधी आश्रम में पहुंचे और एक दिन का मौन व्रत रखा। इसी आश्रम से पीके ने 3 साल पहले अपनी पद यात्रा शुरू की थी। उन्होंने मौन व्रत से पहले कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मिक प्रायश्चित है। उनसे पूछा गया कि उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ रहा है तो पीके ने कहा कि ये आत्ममंथन करने के लिए कि उनका संदेश जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाया। अब आपको अतिक्रमण का अनूठा अंदाज दिखाते हैं। मेरठ में एक हिंदू दुकानदार ने सड़क पर मजार बनवा ली। लोक निर्माण विभाग ने इसे तोड़वाया, सड़क किनारे फिर से मजार बनवा दी और अब जब लोगों के विरोध पर पुलिस पहुंची तो दुकानदार ने कहा कि उसके मुस्लिम कर्मचारी के सपने में एक पीर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मजार बनवाएंगे तो दुकानदारी में लाभ होगा। इस खबर से आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे देश में अतिक्रमण को न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। इसे अंधविश्वास कहें या अतिक्रमण का जुगाड़। मेरठ के प्रतापपुर इलाके में एक दुकानदार ने मजार बनवा दी और इसके लिए हंस कुमार ने गजब का बहाना लगाया और कहा कि उसके यहाँ काम करने वाले अब्दुल सत्तार के सपने में एक पीर ने कहा कि इस जगह पीर मजार बन जाए तो दुकान का माल खराब नहीं होगा और आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। इस अतिक्रमण का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद मजार बनवाने वाले व्यक्ति ने खुद ही इसे तोड़ना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि बेकरी में नुकसान हो रहा था और सामान खराब हो रहा था, इसीलिए उसके कारीगर ने मजार बनाने की सलाह दी थी और उसने सड़क पर ही मजार बनवा दी। पहले पीडब्ल्यूडी की आपत्ति के बाद इसे हटा दिया गया, बाद में सड़क किनारे मजार बनवा दी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की। तब जाकर उसने खुद ही इस अवैध मजार को तोड़ना शुरू किया। अगली खबर दिल्ली की है, जहां 16 साल के एक छात्र ने अपनी जान दे दी। जान देने वाले इस छात्र ने अपने टीचर्स पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं।
जिसकी जांच चल रही है। इस घटना के बाद से तमाम अभिभावक अपने बच्चों की मानसिक स्थिति, सुरक्षा सबको लेकर परेशान हैं। आखिर स्कूलों में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है? ऐसी क्या स्थिति रही होगी जब एक बच्चे ने अपनी जान ले ली? दिल्ली में एक 16 साल के छात्र की आत्महत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है कि आखिर एक बच्चा इस तरह का कदम उठाने के लिए कैसे मजबूर हो सकता है। इस छात्र ने अपने सुसाइड नोट में अपने टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस प्रताड़ना ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। साथ ही अपने अंगदान करने के लिए कहा और लिखा कि कोई बच्चा उसकी तरह प्रताड़ना ना झेले। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर तमाम पेरेंट्स और दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बच्चे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आगे इंस्पेक्शन हो जाए। और ऐसे वक्त पर जो घर में अभिभावक हैं उनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। देखिए, कई बार टीचर्स आपके बच्चे को लेकर बहुत नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, बच्चे पर भी दबाव डालते हैं, उनको डांटते हैं, कई बार उनके सामने से फोन कर देते हैं। आपको अपने बच्चे के साथ खड़ा रहना है। देखिए, शिक्षा जरूरी है, लेकिन बच्चे की जान बचेगी तब तो उसको शिक्षा मिलेगी। हमेशा अपने बच्चे के साथ मानसिक रूप से खड़े रहें, उसकी हिम्मत अफजाई करें। और अगर वाकई में वो बता रहा है कि कोई टीचर उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका ये दायित्व है कि आप उसके साथ खड़े हों, आप इस मुद्दे को बड़ा बनाएं, आप स्कूल पहुंचे, क्योंकि बाद में रोकर कुछ हासिल नहीं होता है। 16 साल के बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। अगली खबर, देश में कानून तोड़ने और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने का अधिकार किसी को नहीं है, फिर चाहे आप नेता हो, सेलिब्रिटी हो, देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हो। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जब दो खिलाड़ियों ने अपनी शादी में फायरिंग की, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब ये सवाल है कि आखिर कुछ लोग खुद को कानून के ऊपर क्यों समझने लगते हैं। अनेकों ऐसे केसेस आए हैं जब इस तरह की फायरिंग में कोई घटना घट गई है। अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रोवर अन्नू रानी और उनके पति किक बॉक्सर साहिल विवादों में है। उन्होंने अपनी शादी में फायरिंग की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्नू और साहिल ने राइफल से 2 हवाई फायर किए, जिसे लेकर सरधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन पर लोगों के जीवन को खतरे में डालने की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ये राइफल किसकी। और अब आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की दोस्ती का एक दूसरा चैप्टर दिखाते हैं। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब आपको याद होगा एलॉन मस्क ने तन मन धन से उनका साथ दिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एलॉन मस्क कुछ बातों पर ट्रंप से खफा हो गए। लेकिन अब फिर से दोनों एक ही पाले में नजर आ रहे हैं। इसे कारोबारी एलॉन मस्क की मजबूरी कहा जाए या फिर पलटी, ये सोचने वाली बात है। जरा देखिए। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक इलन मस्क की खटास मिठास में बदल चुकी है। लग रहा है कि मस्क ने ट्रंप के पाले में पलटी मार ली है। ट्रंप से टकराव के 6 महीने बाद मस्क सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में आयोजित ट्रंप के स्टेट डिनर में शामिल हुए। उन्होंने नई पार्टी बनाने का प्लान भी रद्द कर दिया और कहा कि वो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवारों को फंडिंग भी देंगे। इस डिनर के अगले दिन ट्रंप ने मस्क पर तंज भी कसा और कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मस्क ने अमेरिका के चुनावों में ट्रंप की काफी मदद की थी, लेकिन मई में ट्रंप प्रशासन के बिग ब्यूटीफुल बिल और अपने करीबी जैरेड आइजकमैन को नासा प्रमुख नहीं बनाए जाने से नाराज थे। लेकिन लगता है कि अब फिर से दोनों रिश्तों की तल्खी खत्म हो सकती है। भारत और अमेरिका की बात करते हैं, जिनके बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी डिफेंस डील हुई है। इस डील ने हमारे पड़ोसियों को परेशान कर दिया। अमेरिका भारत को अपनी घातक एंटी टैंक मिसाइल और तोप के गोले देने जा रहा है, जो कम दूरी पर मौजूद दुश्मनों के लिए कयामत माने जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 824 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील हुई है। इसमें अमेरिका भारत को FGM-148 जैवलिन मिसाइल और M982 एक्सकैलिबर आर्टिलरी देगा। जिन हथियारों की डील हुई है उसकी खासियत पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाली ही है। FGM-148 जैवलिन मिसाइल को टैंक किलर कहते हैं, यानी आमने सामने के युद्ध में यह मिसाइल दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त करने में माहिर है। यह पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, यानी इसे सैनिक अपने कंधों पर रखकर भी फायर कर सकता है। जैवलिन मिसाइल हीट सिग्नेचर को पहचान कर टारगेट पर हमला करती है।
ये खुद अपने टारगेट को ट्रैक करती है। इसका फायदा यह है कि फायर करने के बाद सैनिक आराम से कवर भी ले सकता है। ये जाएगी और वहां पर जो पूरा हीट है उसको ट्रैक करके वहां पर जो भी टारगेट है उस पर अटैक करेगी। इसका रेंज 2 से 3 किलोमीटर है, यानी थल सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हथियार। जैवलिन मिसाइल की एक खासियत यह भी है कि ये किसी भी मौसम में हमला कर सकती है और इस वजह से भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं जो मौसम है, भारी बर्फ, जबरदस्त ठंड भी, कभी अगर आप राजस्थान की तरफ सरहद को देखें तो भारी गर्मी भी। यूक्रेन युद्ध में जैवलिन मिसाइल का खूब इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को कई मौकों पर इसी मिसाइल ने रशिया पर बढ़त दिलाई। यूक्रेनी सैनिक इसे कंधे पर रखकर फायर कर लेते थे, जिससे रशिया के टैंक्स और अन्य बख्तरबंद गाड़ियों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा अमेरिका जीपीएस गाइडेड तोप के गोले भी दे रहा है। इसे कहते हैं M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स। इसकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक होती है। ये लंबी दूरी के टारगेट्स पर सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है। भारत के पास एंटी टैंक मिसाइलें नाग हैं, लेकिन इसे किसी बख्तरबंद गाड़ी या हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। हमारे पास फिलहाल जो पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल्स हैं वो नहीं है। डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है। डीआरडीओ की MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसीलिए कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की कमी को भारत जैवलिन के जरिए पूरा कर रहा है। जैवलिन की आप देखिए आने से भारतीय सेना को तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स मिलेंगी, जिससे थल सेना की युद्ध क्षमता जबरदस्त होगी, बढ़ेगी, मारक होगी। अमेरिका और भारत के बीच हुई ये डील उन देशों को जरूर परेशान कर रही है जो ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका अब भारत के साथ नहीं है। टैरिफ को लेकर जो विवाद भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है, उसका कोई असर दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों पर देखते हैं कितना पड़ रहा है। बल्कि इस डील को लेकर अमेरिका का यह कहना है कि इससे दक्षिण एशिया में शांति आएगी और इसी के साथ स्थिरता आएगी। और याद रहे, किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना सीखें। नमस्कार।